अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी माँ की आंखें। ये वसंत देव जी का ही नहीं, पूरे कालीपुर का सम्मान था। जाने माने लेखक और समाज सुधारक वसंत देव जी को अपनी साहित्य साधना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो उनके स्वागत समारोह में जनता टूट पड़ी। इतने लोग उन्हें सुनने आए थे कि सभा कक्ष में चप्पा भर जमीन भी खाली नहीं थी। बहुत से लोग बाहर भी खड़े थे और उनकी बातें सुनने के लिए उत्सुक थे। शुरू में सभा के संयोजक हरि भाई ने वसंत देव जी के व्यक्तित्व और उनके साहित्य का परिचय दिया। फिर कुछ बच्चों ने आकर उन्हें पुष्प मालाएं पहनाई, गुलदस्ता भेंट किया। वसंत देव जी के मित्रों और कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों ने उनसे जुड़े संस्मरण सुनाए। इसके बाद वसंत देव जी से कहा गया कि वे अपने 50 बरस लंबे साहित्यिक सफर के बारे में कुछ कहें। इस पर वसंत देव खड़े हुए तो उनकी आंखें भरी हुई थी। बोले, माफ करें, इस मौके पर क्या कहूं क्या नहीं, मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा। हां, मुझे बस एक चीज याद है, मेरी मां की वे डबडबाई आंखें। बस वहीं से मुझे राह मिली। मैं तो एकदम आवारा लड़का था, पढ़ने लिखने से मेरा वैर था, किताबें देखते ही दूर भागता था। पर मेरी मां, कहते कहते वसंत देव जी रुके, जैसे उन्हें शब्द न मिल पा रहे हों। उनका स्वर कुछ भीग सा गया था। फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो सुनिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, सच्ची कहानी, एक शरारती बच्चे वसंत की कहानी। अब ये बताने की भी जरूरत तो नहीं कि वो शरारती बच्चा और कोई नहीं, मैं ही था जो आज वसंत देव बना बैठा हूं और जिसे आप जैसे लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। तो ठीक है, सुनिए ये कहानी। सभा में इस कदर चुप्पी थी कि सांस की आवाज भी सुनाई देती थी। इधर वसंत देव की कहानी शुरू हो चुकी थी। कालीपुर के एक बड़े जमींदार का बेटा था वसंत, इसलिए मारे लाड़ के कुछ बिगड़ ही गया था। सारे दिन दोस्तों के साथ खेल कूद, तमाशे, आवारागर्दी, सुबह का गया कब घर लौटेगा किसी को पता नहीं। कई बार वसंत के पिता गदाधर बाबू इस बात से परेशान हो उठते। उन्हें ये चिंता खाई जा रही थी कि बसंत अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो भला कालीपुर की इतनी लंबी चौड़ी जमींदारी कैसे संभालेगा। उन्होंने एकाध बार बसंत को डांटा, फटकारा और चेताया भी, पर हमेशा वसंत की मां सीता देवी बीच में आ जाती थी। बसंत को छाती से लगाकर कहती, अभी तो खेलने खाने और शरारतें करने के दिन हैं मेरे लाल के, अभी से इसे। इस पर गदाधर बाबू क्या कहते, वे चुप हो जाते, पर अंदर ही अंदर घुलते जाते थे। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, गदाधर बाबू की मुसीबतें भी बढ़ती गई। उनकी उम्र ढल रही थी और शरीर अब साथ नहीं देता था। उनका इकलौता बेटा था बसंत, जिस पर उनकी सारी उम्मीदें टिकी थी। सोचते थे बसंत लायक बनेगा और कुल का नाम ऊंचा करेगा, पर उसकी आदतों में जरा भी सुधार नहीं हुआ। उल्टे बड़े होने के साथ साथ उसकी आवारागर्दी बढ़ती गई। अब तो मां सीता देवी भी परेशान थी और कभी कभी बसंत को टोक कर कहती, बेटा जरा अपने पिता की भी चिंता कर, वे रात दिन तेरे दुख में घुलते जा रहे हैं। आखिर गदाधर बाबू बुरी तरह बीमार पड़ गए। चारपाई पर पड़े पड़े सोचते, वसंत देव कुछ सियाना होता तो मुझे चिंता किस बात की थी, पर अब तो शायद मरकर ही चैन पड़े। और दुख से जर्जर हो चुके गदाधर बाबू कुछ ही दिनों में चल बसे। मां सीता देवी की हालत भी खराब थी। कई बार वे खुद को ही पति की मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराती। सोचती कि आखिर मेरे ही कारण उनका दुख बढ़ा। मुझे बसंत को शुरू से ही समझाना चाहिए था। अब तक बसंत देव के दोस्तों का अच्छा खासा गुट बन गया था। उनका बस एक ही काम था, सुबह से शाम तक यहां से वहां घुमक्कड़ी करना, गप्पबाजी और मजाक। कभी कभी तीतर लड़ाने का खेल चलता तो कभी दिन भर पतंगबाजी। रोज पिकनिक बनती और उसके लिए न जाने किन किन किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती।
ढेर सारे फल सब्जियां तोड़ ली जाती, उनमें से जितनी खाई जाती उनसे ज्यादा बर्बाद होती। किसान शिकायत करने की बात करते तो उल्टे उन्हें धमकी मिल जाती। फिर भी सीता देवी तक ये बात जैसे तैसे पहुंच ही जाती और उनका दिल टूक टूक हो जाता। सोचती, हाय विधाता ने ये कैसे बेटा मुझे दिया, जिसने मेरा सारा सुख चैन हर लिया। आखिर उन्होंने थोड़ी कड़ाई शुरू की। बसंत को बुलाकर सीधे सीधे कहा, अब तुम बड़े हो गए हो बेटे, मेरी सारी आशाएं तुम पर टिकी हैं। तुम खेलो घूमो सब करो, पर पढ़ाई लिखाई का भी ख्याल करो। अब बसंत को घर पर पढ़ाने के लिए एक बुजुर्ग अध्यापक सुधाकर जी भी आने लगे। सुधाकर जी बड़े गुणी और धैर्यवान अध्यापक थे। दूर दूर तक उनका नाम था। लोग उनकी योग्यता का सम्मान करते। उनका सबसे बड़ा गुण तो ये था कि जो बच्चे पढ़ाई से जी चुराते थे, उन्हें भी वे इतने प्रेम से पढ़ाते कि धीरे धीरे उन्हें भी पढ़ाई में रस आने लगता और वे लायक बन जाते। सुधाकर जी ने सोचा था, वसंत खासा बिगड़ा हुआ बच्चा है, फिर भी महीने 2 महीने में तो उसे राह पर ले ही आऊंगा। पर उन्हें नहीं पता था कि वसंत घर बैठे या बाहर घुमक्कड़ी कर रहा हो, उसका मन तो शरारतें करने में ही लगता है। यही वजह थी कि रोज शाम के समय सुधाकर जी पढ़ाने आते तो बसंत कभी घर के बाहर बगीचे में छिप जाता, तो कभी छत पर जाकर पड़छत्ती पर रखे सामान के बीच दुबक जाता, कभी किसी पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठता और उल्लुओं या तीतर जैसी आवाजें निकालने लगता। सुधाकर जी सब समझ जाते और बसंत की शैतानियों पर मन ही मन हंसते। फिर उसे प्यार से फिर पढ़ाई की कोशिशों में जुट जाते। एक आध बार तो यह भी हुआ कि जैसे ही सुधाकर जी पढ़ाने के लिए कमरे में आए, बसंत झट चारपाई के नीचे जा दुबका। सुधाकर जी थोड़ी देर हैरानी से इधर उधर देखते रहे कि अरे बसंत कहाँ गायब हो गया, अभी तो थोड़ी देर पहले यही था, कहीं वो किसी खिड़की से तो नहीं कूद गया। तब उसके सांस लेने और खुदर खुदर हंसने से पता चलता कि अरे वो तो चारपाई के नीचे छिपा हुआ है। बसंत की शरारतें रोज रोज बढ़ती ही जाती। आखिर एक दिन सुधाकर जी इतने परेशान हो गए कि बोले, अच्छा रहने दो बसंत, नहीं पढ़ना चाहते तो न सही, लेकिन कम से कम मुझे देखकर चारपाई के नीचे तो मत छिपो। ये मेरा ही नहीं, विद्या का भी अपमान है। बसंत बोला, मास्टर जी सच्ची कहूं पढ़ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर हां अगर आप रोज कहानियां सुनाएं तो मैं जरूर सुनूंगा। अब सुधाकर जी को नया तरीका मिल गया। उन्होंने सोचा, बसंत को रोज नई नई कहानियां सुनाऊंगा, कहानियों में ही कुछ ऐसी अच्छी बातें भी सिखा दूंगा कि धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। इसके बाद तो यही होता कि रोज सुधाकर जी आते और एक से एक दिलचस्प कहानियां सुनाते। हर बार अपनी कहानी में वे कोई ऐसी बात बताते जो जीवन में काम आती। एक बार उन्होंने आसमान के तारों की कहानी सुनाई तो सोचा कि इस बहाने थोड़ा गणित का जोड़ बाकी भी सिखा दिया जाए। उन्होंने कहा, बसंत एक था पुनपुन, एक दिन उसने आसमान में देखा 2 तारे थे। थोड़ी देर बाद 2 तारे और उगाए। वो सोचने लगा, अरे वाह, ये तो 2 और 2 यानी 4 तारे हो गए। कहानी सुनते सुनते वसंत कुढ़कर बोला, मास्टर जी ये तो आप गणित पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप तो बस कहानी ही सुनाइए। और खिड़की से छलांग लगाकर बाहर भाग गया। इस पर सुधाकर बाबू इतने दुखी हुए कि उसी दिन उन्होंने सीता देवी के पास जाकर कहा, माफ कीजिएगा, मैं अपनी हार मानता हूं। मैंने एक से एक बिगड़े बच्चे को संभाला है और उनमें पढ़ने लिखने की लौ पैदा की है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे हार माननी पड़ी हो, पर बसंत जैसा बच्चा मैंने कोई और देखा नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये कभी संभल पाएगा। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, कल से मैं इसे पढ़ाने नहीं आऊंगा। कहते हुए सुधाकर जी के चेहरे पर इतनी पीड़ा थी कि सीता देवी स्तब्ध रह गई। उनके मुंह से कोई बोल तक नहीं निकला। पर तभी से खुद सीता देवी की यह हालत हो गई कि जैसे अंदर ही अंदर कोई घुन उन्हें खा रहा हो। उनकी हालत बिल्कुल बीमारों जैसी हो गई। मुंह पीला पड़ गया, धीरे धीरे शरीर सूखता हुआ हड्डियों के ढांचे में बदल गया। बसंत मां की यह हालत देखता पर अनदेखा कर देता। एक दिन शाम के समय वो बाहर से आया तो घर के पुराने नौकर रामदीन ने बताया कि बाबू अम्मा जी बुला रही हैं। बसंत के हाथ पैरों में मिट्टी लगी थी। आज कुश्ती लड़ने की प्रतियोगिता में उसने कई पहलवानों को पछाड़ा था। अगली बार में लौटकर उसे कुछ और दांव आजमाने थे। वो जल्दी से मां के पास गया और बोला, अम्मा क्या बात है? सीता देवी बहुत कुछ कहना चाहती थी। वे सोच रही थी क्या कहूं,
क्या नहीं। पर बसंत को जल्दी थी। उतावलेपन से बोला, जल्दी कहो ना माँ, क्या बात है? सीता देवी चुप, एकदम चुप, जैसे सारे शब्द चुप गए हों। वे अपलक बेटे को देखती जा रही थी, जिसने उनकी सारी आशाओं को धूल धूल कर दिया था। फिर भी ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके कारण मां कैसा पहाड़ जैसा दुख झेल रही है। आखिर कुछ न कहा गया तो उन्होंने बड़ी निर्ही दृष्टि से बसंत को देखा और रो पड़ी। रोती रोती बोली, अरे बसंत मेरे लाल, तू पढ़ता क्यों नहीं है बेटे? क्या तू बिल्कुल नहीं पढ़ेगा? कभी नहीं। तेरे पिता तो इसी चिंता में घुल घुल कर मर गए। लगता है मैं भी नहीं बचूंगी। फिर याद करते रहना माँ को। बड़ा आया माँ का लाडला। कहते कहते माँ की आंखों से धराधर आंसू बहने लगे। इन दिनों चिंता फिक्र के मारे वे इतनी कमजोर हो गई थी कि लगा अभी बेहोश होकर गिर पड़ेंगी। बसंत को अब समझ में आया कि इतना बड़ा अनर्थ उससे हुआ है। माँ जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, वे भी शायद उसे छोड़कर चली जाएंगी और उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सब कुछ, उसकी हंसी खुशी की सारी दुनिया भर भरा कर गिर पड़ेगी। माँ, माँ मैं पढ़ूंगा। माँ, मैं अब तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे माफ कर दो माँ। कहकर आगे बढ़कर उसने माँ को सहारा दिया। दुर्बल माँ की आंखों में एक क्षीण सी चमक दिखाई पड़ी, जैसे वे धीरे से मुस्कुराई हों। पर वे इतनी कमजोर हो गई थी कि एकाएक चारपाई पर गिर पड़ी। उनकी सांस जोर जोर से चल रही थी। बसंत ने जल्दी से दौड़कर मां को पानी पिलाया और उनका माथा दबाने लगा। इतने में रामदीन दौड़कर वैद्य जी को बुला लाए। वैद्य जी ने आकर नब्ज देखी, फिर दवा देकर कहा, कोई गहरा सदमा लगा है इन्हें। खुशी रहेगी और ठीक से खाने पीने लगेंगी तो ठीक हो जाएंगी, पर अभी इन्हें 2-3 महीने सेवा की बड़ी जरूरत है बसंत बेटे। अब तो बसंत का एक ही काम था, मां की इच्छा को दौड़ दौड़ कर पूरा करना। कभी उन्हें दवा पिला रहा है, कभी उन्हें खुद अपने हाथ से काट कर फल खिला कर रहा है, कभी उनके मन बहलाने के लिए बातें कर रहा है। माँ कुछ ठीक हुई तो बसंत ने कहा, माँ मैं सुधाकर जी के घर जाऊं, उनसे जाकर माफी मांगूंगा। उसी दिन बसंत सुधाकर जी के घर पहुंचा और जैसे ही सुधाकर जी घर से बाहर आए, वो उनके पैरों में गिर पड़ा। बोला, क्षमा करें गुरुजी, मैं पढ़ूंगा, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप पहले की तरह पढ़ाने के लिए मेरे घर आए। अगर मेरा कोई भी व्यवहार आपको बुरा लगे तो आप चाहे जो सजा दे। सुधाकर जी हैरान, अरे क्या यही वो बसंत है जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वो कभी संभल नहीं पाएगा? अगले दिन सुधाकर जी बसंत को पढ़ाने घर आए तो बसंत तो खुश था ही, उसकी मां सीता देवी उनसे भी अधिक खुश थी। और खुद सुधाकर बाबू, वे तो जैसे अचंभे में थे कि ये जादू हुआ कैसे। पर सुधाकर जी जब बसंत को पढ़ाने बैठे तो समझ गए कि ये पहले वाला बसंत हरगिज नहीं। उनके सामने तो एक अलग ही बसंत बैठा हुआ है, जिसमें पढ़ने की बड़ी गहरी ललक है। सुधाकर जी पढ़ाना शुरू किया तो समझ गए कि बसंत शरारती भले ही हो, बुद्धू हरगिज नहीं है। सुधाकर जी जो कुछ बताते उसे वो एक बार में ही इस कदर दिल में बैठा लेता कि फिर उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। फिर साहित्य, कला और इतिहास की तो इसे अच्छी खासी जानकारी भी थी। हाँ, गणित और विज्ञान में वो ज्यादा होशियार नहीं था, पर सुधाकर जी विज्ञान को भी रोचक कथाओं की शक्ल में सुनाते। बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खोजें कैसी हुई और उसके लिए वैज्ञानिकों ने कितनी तकलीफें सही, ये सब सुनकर वसंत रोमांचित हो उठता और उसके मन में कुछ नया करने और कुछ बनने की ललक पैदा होती। इसी तरह इसी तरह सुधाकर जी गणित को भी रोचक शैली में छोटे छोटे सवालों और मजेदार पहेलियों के रूप में उसके सामने रखते तो बसंत को बड़ा मजा आता। झटपट इन सवालों को जवाब देते देते उसका दिमाग इतना तेज हो गया कि गणित के बड़े बड़े सवालों को भी वो मुंह जवानी हल कर देता। कुछ समय बाद सुधाकर जी ने सीता देवी को सलाह दी कि अब बसंत का स्कूल में नाम लिखा दिया जाए। शुरू में बसंत को इस पर झेप आई। उसकी उम्र काफी अधिक हो गई थी। इस उम्र में छोटे छोटे बच्चों के साथ पढ़ना उसे शर्म की बात लगती थी। पर फिर उसने सोचा, अगर स्कूल में जाकर ज्ञान मिलता है तो फिर इस बात की ज्यादा परवाह क्यों की जाए। और वाकई यही हुआ। शुरू में बच्चे अपने से काफी बड़ी उम्र के बसंत को अपने बीच बैठा हुआ देखकर हंसते, पर धीरे धीरे बसंत के व्यक्तित्व का ऐसा असर पड़ा कि सभी उसका आदर करने लगे। यहां तक कि बच्चों को
जो भी मुश्किल आती उसके बारे में वे अक्सर बसंत से ही पूछ लेते। इससे बसंत की अच्छी खासी धाक जम गई थी। इसके बाद स्कूल के सालाना जलसे में कविता सुनाने और नाटक का प्रोग्राम हुआ तो बसंत की प्रतिभा का कमाल सबने देखा। वो हर काम में सबसे अव्वल था और खासकर उसका नाटक तो ऐसा जमा कि हर घड़ी लोग ठाके लगाते। उसकी कविताओं को भी लोगों ने सराहा। उनमें देश और समय की पुकार थी और जनता का सच्चा दर्द था। एक बार स्कूल में एक बड़े स्वाधीनता सेनानी देवधर जी का आना हुआ। प्रधानाचार्य ने वसंत को बुलाकर कहा, इस मौके पर तुम कोई अच्छा सा नाटक दिखाओ। बसंत हाँ कहकर चला गया और सोचने लगा कि आखिर कौन सा नाटक दिखाया जाए। काफी सोचकर उसने खुद ही एक नाटक लिखा जिसका नाम था माँ की आंखें। इसमें बसंत के ने नाटक के रूप में अपनी माँ ही की कहानी लिख दी थी। कहानी का नायक एक ऐसा आवारा किस्म का बच्चा था जो इतना बिगड़ा हुआ था कि उसके कारण पूरा घर परेशान था। पिता गुजर गए, माँ भी बदहाल थी, अच्छी खासी जमींदारी बर्बाद के कगार पर आ गई, पर उस आवारा लड़के को परवाह नहीं थी। एक दिन रोती हुई माँ की आंखों में उसने ऐसी करुणा देखी कि वो दहल गया। उन आंखों ने ही उसे भटकाव से बचाकर रास्ता बता दिया। वो बच्चा बड़ा होकर लेखक बना, पर जीवन भर माँ की उन आंखों को नहीं भूल पाया। सचमुच बड़ा करुण नाटक लिखा था बसंत ने। जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई। खुद देवधर जी ने उठकर बसंत के सिर पर हाथ फेरा और उसे बड़ा होकर नामी लेखक होने का आशीर्वाद दिया। कहते कहते वसंत देव एक पल के लिए रुके, फिर बोले, तो साहिबान, यही मेरा पहला नाटक था, मेरी पहली रचना माँ की आंखें, और यही मेरे लिखने की शुरुआत थी। सचमुच माँ की आंखें ही थी जिन्होंने मुझे जीवन का सही अर्थ बताया और सही राह दिखा दी। माँ ही मेरी सच्ची गुरु थी जिन्होंने मेरे मन के अंधकार को दूर करके ज्ञान का पहला दिया जलाया। उसके बाद तो मैं लिखता गया और बढ़ता गया। धीरे धीरे मेरी किताबें छपी, बड़ा नाम हुआ, बड़े पुरस्कार मिले और आज मुझे ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिला कि अब सब मेरा सम्मान करने के लिए यहाँ आए। पर यह सब कुछ ना होता, कतई न होता, अगर उस दिन माँ की आंखों ने मुझे जीवन का सच्चा पाठ न पढ़ाया होता। वे आज भी मेरे भीतर जस की तस गड़ी हुई हैं। लिहाजा इस इनाम पर मेरा नहीं, मेरी माँ का हक है, जो चाहे अनपढ़ सही, पर मुझसे ज्यादा जिन्होंने जीवन के मर्म को समझा है। ये इनाम मैं अपनी उन्हीं माँ को समर्पित करता हूं जिनके कारण एक बिगड़ा हुआ बच्चा बसंत आखिर आप सबका लाडला बसंत देव बन गया। कहकर बसंत देव उठे और सभा की अगली कतार में बैठी 80 बरस की बूढ़ी माँ सीता देवी की झोली में मानपत्र रख दिया। बोले, माँ, तुमने उस दिन रोते रोते कहा था ना कि बेटा तू पढ़ता क्यों नहीं। मैं कभी तेरी वे डबडबाई आंखें नहीं भूल पाया, और आज तक जो कुछ मैंने लिखा उसके पीछे तेरी उन्हीं आंखों का गहरा दर्द है। कहते कहते उन्होंने माँ के चरणों की धूल सिर पर लगा ली। सीता देवी की आंखों में उस समय अनोखी चमक थी। उन्होंने बड़े प्यार से बेटे के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। कुछ ही देर में वसंत देव उन्हें सहारा देकर सभा के बाहर ले जा रहे थे और सारी सभा आदर से भरकर अपलक उन्हें देख रही थी।